हेलो हेलो, वेलकम टू लेगेसी। अभी हम चालू कर रहे हैं यूनिट नंबर 5 ऑफ बिजनेस एथिक्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इस पूरे यूनिट को पढ़ते टाइम हमें ध्यान रखना है कि हम एक एम्प्लॉयर नहीं है, हम एक एम्प्लॉय नहीं है, हम एक मैनेजर है। उसी के प्रिंसिपल्स हम समझ रहे हैं। प्रैक्टिकली जब स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो इन्वायरमेंट का ध्यान कैसे रखना है वो हम इस चैप्टर में पूरा सीखने वाले हैं। जब इस यूनिट को पढ़ेंगे तो स्किम थ्रू करने की कोशिश ना करें, स्पीड बढ़ा के ना पड़े, क्योंकि ऑलरेडी इसकी स्पीड काफी फास्ट है। फास्ट ट्रैक रिवीजन, फास्ट ट्रैक कवरेज है, तो ऑलरेडी स्पीड फास्ट है। तेज करके मत देखो, शांति से बैठो, देखो, समझ भी आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। लास्ट थिंग, ईयरफोन लगा लेंगे ताकि किसी और चीज से डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। तो यूनिट नंबर 5 टॉक्स अबाउट चैलेंजेस ऑफ एनवायरमेंटल एथिक्स। इसमें हम जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे आएगी कि आपको मोरल साइंस की तरह लगेगा। ऐसा लगेगा कि प्रैक्टिकल चीज नहीं है, इससे हमको क्या रिलेशन है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि एक मैनेजर का काम होता है बिजनेस चलाना और प्रॉफिटेबल बिजनेस चलाना। बिजनेस अफेक्ट होता है कि जो सोसाइटी की कॉन्शियसनेस है उससे। और आज की तारीख में सोसाइटी में बात मानी जाती है कि अगर कोई बिजनेस हो रहा है तो इस तरह से होना चाहिए कि एनवायरमेंट को, दूसरी स्पीसीज को उससे फर्क ना पड़े, बल्कि ऐसा बिजनेस होना चाहिए जिसकी वजह से सोसाइटी और बाकी ऑर्गेनिजम्स का फायदा ही हो रहा है। तो हमारी जो स्ट्रेटेजी है और जो बिजनेस का नेचर है वो हमको ऐसा रखना है कि लोगों को ऐसा लगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो रहा है और एक्चुअल में हमारा बिजनेस ऐसा हो जिससे एनवायरमेंट का भी फायदा हो। ये हमें सीखना है इस यूनिट से। तो लेट्स स्टार्ट। तो इस यूनिट को पढ़ने के बाद हमें पता चलेगा कि एनवायरमेंटल एथिक्स क्या होते हैं। मोरल स्टैंड को हम एक्सटेंड करते हैं अलग अलग ऑर्गेनिजम्स तक। पहले सिर्फ ह्यूमन सेंट्रिक होता था और अब हम और भी ऑर्गेनिजम्स के बारे में सोचना धीरे धीरे चालू करेंगे। फिर रेडिकल इकोलॉजी को हम सीखेंगे, अलग अलग वेज ऑफ इकोलॉजी, जो कि इवेंचुअली और नई नई तरीके की थॉट प्रोसेस आई है कि इकोलॉजी को किस तरह देखना है, किस तरह से अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के बारे में हमें सोचना है। फिर इन्वायरमेंटल चैलेंजेस क्या है जो कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी बन गए हैं। तो पहला, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फिर कैसे नेचर ऑफ कंपटीशन चेंज हो रहा है। फिर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की क्या अपॉर्चुनिटीज हैं और किस तरह से हम प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं और इसको कम कर सकते हैं। फिर आखिरी में गवर्नमेंट का क्या रोल है इस पूरे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को करने के लिए। इंट्रोडक्शन। हमारे पास यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि इन्वायरमेंटल एथिक्स हम मेंटेन करके रखें और जो गाइडिंग प्रिंसिपल है वो है स्टीवर्डशिप। स्टीवर्डशिप हम देख चुके हैं क्या होता है। स्टीवर्डशिप होती है ऐसा लीडर जो कि ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड करता है, सर्व करता है, अटेंड करता है और ग्रो करता है। उस ऐसा इंसान जिसको, जो ओनर है, उसको ये नहीं देखना पड़ता कि ये अपना इंटरेस्ट तो नहीं देख रहा, वो बिजनेस को अपने काम की तरह देखता है, पूरी तरह से इन्वॉल्व होकर काम करता है। लेकिन वो सिर्फ बिजनेस का फायदा नहीं देखता है, वो इन्वायरमेंट एज अ होल का फायदा देखता है। वो ये कोशिश करता है कि उस बिजनेस की वजह से ऑर्गेनाइजेशन तो अच्छी हो ही रही है, साथ में जो इन्वायरमेंट है, जो प्रकृति है, जो नेचर है, जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स है, किसी का बुरा नहीं हो रहा है और पूरी सोसाइटी एट लार्ज का फायदा हो रहा है। तो यहाँ पे कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं। कंजर्व करने की कोशिश करी जाती है, सस्टेनेबिलिटी की, फोर्सिबल फ्यूचर तक बिजनेस और जो अर्थ है उसके रिसोर्सेज चलते जाए, और मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी तरफ, सोसाइटी की तरफ, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन की तरफ और सस्टेनेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज की तरफ। एग्जाम्पल देखते हैं। चंद्रपुर महाराष्ट्र में एक जुनोना गांव है। वहां पे कुछ एक टाइगर, एक टाइग्रेस और उनके कुछ कब्स थे। तो बच्चों ने कोशिश करी कि भाई इनको किस तरह प्रिजर्व करा जाए। बच्चों को स्कूल में सिखाते हैं वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन के बारे में। तो बच्चों ने समझा कि अगर हमें टाइगर बचाना है तो हमें पेड़ बचाने पड़ेंगे, अगर हमें पेड़ बचाने तो नए पेड़ लगाने पड़ेंगे। इससे पूरा एंटायर इकोसिस्टम और होने लगेगा। और इससे क्या हुआ कि जब उन्होंने और पेड़ लगाए तो उसकी वजह से वो एक रिजर्व बन गया वहां पे। कभी कभी टाइगर से उन अटैक करा, लेकिन इवेंचुअली वो उस टाइगर को बचा पाए। तो इससे क्या हुआ कि कोई बहुत ज्यादा चीजें नहीं हुई, लेकिन पॉल्यूशन कम हो गया, वाटर टेबल्स अच्छे हो गए और इवेंचुअली लोगों की कॉन्शियसनेस उस पर चली गई। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो कि चेयरमैन होते हैं इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ के, उन्हें 600 करोड़ रुपए फंड उस जगह पे लगा दिए। लेकिन आज की तारीख में जो चंद्रपुर है महाराष्ट्र का, वहां पे वो डिक्लेयर टाइगर रिजर्व है, लेकिन वहां पे कई सारी माइनिंग इंडस्ट्री भी आ रही है क्योंकि वहां से चीजों को माइन करना है। तो हमारे पास एक बहुत बड़ी दिक्कत हम फेस कर रहे हैं कि हमें कितना इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है और कितना क्लीन एनवायरमेंट रखना है। ये दिल्ली में हम फेस कर रहे हैं। तो उसका सोल्यूशन क्या है, हमें एक बैलेंस बनाने की जरूरत है। अगर हम बैलेंस नहीं बनाएंगे तो हमारे फॉरेस्ट डेजर्ट बन जाएंगे। और ये सस्टेन और मैनेज करना जो रिसोर्सेज है, ये बहुत इंटेलिजेंट एक्टिविटी है। हम ये नहीं कर सकते कि कंप्लीटली डिफोरेस्टेशन खत्म कर दो, कंप्लीटली इंडस्ट्रियलाइजेशन खत्म कर दो, ऐसा कभी नहीं होने वाला है। हमको सारी चीजों को एक बैलेंस बना के रखना पड़ेगा और एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा कि भाई इतने परसेंट जो लैंड है, इतने परसेंट रिसोर्सेज को हम यूज करेंगे। बैलेंस बना के रखना पड़ेगा, कितनी जगह पे इंडस्ट्री रहेगी, वो कितना पॉल्यूशन कर सकती है, कितना कार्बन एमिट कर सकती है, और जो कार्बन एमिट कर रही है उसको नेट जीरो किस तरह करा जाएगा। फिर कितनी जगह पे लोग रहेंगे, वो कितनी जगह लेने वाले, और कितनी जगह पे फॉरेस्ट और बाकी ऑर्गेनिजम्स रहेंगे, और एक दूसरे को कोई भी परेशान ना करे या इंक्रोच ना करे। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आज की तारीख में हम ये देख रहे हैं कि हम बहुत आगे आ चुके हैं और हमने बहुत माइंडलेसली सारी रिसोर्सेज को खत्म कर दिया है। ये सब हमने क्यों करा, ताकि हम हमारे लिए सिटीज बना सकें, हमारे लिए प्रॉफिट बना सकें। लेकिन जो हमने शहर बना लिए अपने, वो अपने आप में ट्रैप बन गए। वहां पे एनर्जी नहीं है, वो उसकी सारी रिसोर्सेज फेल कर रही है। वहां पे वो इनटॉलरेबल हो गए, वहां पे पानी नहीं है, वहां पे कचरे के ढेर बन चुके हैं, पहाड़ बन चुके हैं, पॉल्यूशन बहुत बढ़ रहा है, जिसकी वजह से लोगों की हेल्थ खराब हो रही है। हमने क्यों बनाई थी सिटीज, ताकि हम पैसा कमा के लग्जरी एंजॉय कर सकें। हमारा पूरा पैसा तो हमारी हेल्थ केयर को मेंटेन करने में जा रहा है। और अगर आपने इसको अच्छी तरीके से नहीं करा तो फ्यूचर जनरेशन और खराब होगी। तो आज की तारीख में इन्वायरमेंट मैनेजमेंट ये मिस नहीं रह गया, ये चॉइस नहीं रह गई, अब करना ही पड़ेगा क्योंकि क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है। तो प्रिंसिपल ऑफ एनवायरमेंटल एथिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। तो जो इन्वायरमेंटल एथिक्स है, ये कंसिस्ट करता है ह्यूमन बींग्स की उस नेचुरल एनवायरमेंट के साथ कैसे रिलेशनशिप रहने वाली है। पहले भी इसके लिए काफी चीजें होती थी, लेकिन 1960s के बाद ये इसका एक अलग लेवल हो गया, एक बहुत ज्यादा इसमें अवेयरनेस आ गई। क्यों आ गई, क्योंकि 1960s में स्पेस से अर्थ की पहली फोटो आई थी, सैटेलाइट इमेज आई। उससे लोगों को समझ में आया कि हम किसी भी अलग कंट्री में हो सकते हैं, डिवाइडेड हो सकते हैं, लेकिन हम एक ऑर्गेनिज्म से, एक टाइप के बींग्स हैं हम, जो कि एक इस गोले पे रहते हैं, अर्थ पे रहते हैं। और अर्थ को हम बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम पे खराब कर चुके हैं, हमें इसे बचाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये वो फोटो है जो हमने तब देखी थी। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हमने जो हमारा बिहेवियर है टुवर्ड्स द एनवायरमेंट, उसको बहुत नेगलेक्ट करा है। और इस अवेयरनेस आई कि एनिमल्स के भी राइट्स होते हैं, नेचर और एनिमल्स हैं, उनको हमें एथिकली ट्रीट करने की जरूरत है। तो क्या क्या हुआ है प्रिंसिपल्स एनवायरमेंटल एथिक्स के, कि जो हमारा मोरल स्टैंड है वो पहले सिर्फ ह्यूमन सेंट्रिक था, उसे हम एक्सटेंड करेंगे, उसमें एनिमल्स को भी लाएंगे, उसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी लाएंगे, और एक होलिस्टिक एंटिटीज, होलिस्टिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने की हम कोशिश करेंगे। फिर रेडिकल इकोलॉजी, हम इकोलॉजी में क्या देखेंगे कि सिर्फ ह्यूमन सेंट्रिक नहीं रखेंगे, हम ये सोचेंगे सोशल इकोलॉजी कैसी है, इको फेमिनिज्म को हम करने की कोशिश करेंगे। वो क्या होता है अभी आगे देखते हैं। तो मोरल्स को एक्सटेंड करने का क्या मतलब हुआ कि जो हम ये एनवायरमेंटल एथिक्स कर रहे हैं, ये हम क्यों कर रहे हैं, अपने आप को बचाने के लिए। अगर हम नहीं करेंगे
तो हमें अच्छा पानी नहीं मिलेगा, अच्छे रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे और कुछ नहीं होगा। मतलब हर चीज ह्यूमन सेंट्रिक ही है, जिसे हम एंथ्रोपोसेंट्रिक एनवायरमेंटल एथिक्स कहते हैं। सारी चीजें ह्यूमन सेंट्रिक हैं। हम एनवायरमेंट को बचा भी इसलिए रहे हैं ताकि हमारा फायदा हो सके या हमारा नुकसान कम हो। ये सही चीज नहीं है। हर एक ऑर्गेनिज्म को जीना, जिंदा रहने का हक है, ये सोच के हमें कोशिश करनी है और सभी को ये जो वैल्यू है ये हमें एक्सटेंड करनी है। तो किस किस को इन्वॉल्व करना है? पहली बात तो ह्यूमन बींग्स को हमको इन्वॉल्व करना है। क्योंकि क्यों इन्वॉल्व करने की जरूरत है? क्योंकि पॉल्यूशन बढ़ रहा है, हमारी रिसोर्सेज डिप्लीट हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी कम हो रही है और हमें हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट और रिस्पेक्ट करने की जरूरत है। और ये जो ड्यूटी है, ये अगर ह्यूमन बींग्स लेंगे तो ही हम आगे जाके एक फ्यूचर सिविलाइजेशन की तरफ बचेंगे, वरना हम एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, हम खत्म हो जाएंगे। दूसरी चीज एनिमल्स, जो एनिमल्स होते हैं उनके भी राइट्स होते हैं, उनके भी सेंसेस होते हैं, उन्हें भी हैप्पीनेस और सफरिंग फील होती है, पेन और प्लेजर फील होता है। एनिमल्स के पास भी कॉन्शियसनेस होती है। इसीलिए हमारी ऑब्लिगेशन है कि सिर्फ हमारे फायदे के लिए हम उन्हें कंटिन्यूसली खत्म ना करते जाए, हमारे फायदे के लिए। ये आप फोटो देख रहे हैं, ये बाइसन की फोटो है, जिसे हम जंगली भैंस कहते हैं। तो इसमें जो गोले लगे हैं, ये दो इंसान है और जो पूरा पहाड़ सा बना हुआ है, ये इस बाइसन की खोपड़ी है। इतना उसकी हंटिंग करी गई है, तो इतने सारे बाइसन्स को, लाखों लाख बाइसन्स को मार दिया गया। क्यों? ह्यूमन प्लेजर के लिए। तो एनिमल्स की भी राइट्स को देखा जाता है। फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म, सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो टेंजिबल ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें ही हम देखें, जो इंटेंजिबल ऑर्गेनिजम्स हैं उनको भी हमें बचाने की कोशिश करनी है। जैसे हमारे हिंदू ट्रेडिशन है, हमारा इंडियन कल्चर है, उसमें कोशिश करी जाती है किसी कंपैशन की फीलिंग, कंपैशन की कोशिश करी जाती है, किसी को भी हमारी वजह से नुकसान ना हो। तो कई बार आप देखते हो जैन लोग जो होते हैं वो ऐसा मास्क सा पहन के रखते हैं। उनका ये थिंकिंग रहता है कि जब हम सांस ले रहे हैं तो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उन्हें भी हमारी वजह से लॉस ना पहुंचे। फिर होलिस्टिक एंटिटीज, एल्डो लिबर्ट ने कहा था कि हमें जरूरत है कि हम हमारे एथिकल स्टैंडर्ड्स को एक्सटेंड करें टू होलिस्टिक एंटिटीज। इसका मतलब क्या हुआ कि हम हमारे लैंड एथिक्स को अच्छा करें, जो हमारे इंडियन ट्रेडिशन में माना जाता है कि धरती को माँ की तरह माना जाता है। हम अर्थ को इस तरह रिस्पेक्ट करें जिस तरह हमारी मदर को रिस्पेक्ट करते हैं। हम उसे अनड्यू एडवांटेज ना ले, अनड्यू उससे रिसोर्सेज ना निकाले, अनड्यू उससे पानी ना निकाले और एक मिडिल पाथ निकाले। एक्सट्रीम में एक्सप्लॉइटेशन ना करें, जितना जरूरी है उतना ही निकालें और बाकी और उसी के अंदर रखे रहने दें। और बुद्धिज्म में देखा जाता है कि एक मिडिल पाथ जो होता है वो राइट लिविंग का पाथ रहता है। अगर आप किसी भी चीज के एक्सट्रीम में जाएंगे तो चीजें डिप्लीट होना चालू हो जाएंगी। फिर रेडिकल इकोलॉजी, रेडिकल इकोलॉजी का मतलब क्या होता है कि जो पहले की एंथ्रोपोसेंट्रिक पोजीशन है, जिसमें सारी चीजें ह्यूमन सेंट्रिक होती हैं, उससे हम मूव करते हैं टू इकोसेंट्रिक। मतलब सारी ऑर्गेनिजम्स जो होती हैं, सारी कॉन्शियसनेस जो होती है, भले वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, उनकी जगह है दुनिया के अंदर और उनका हक है, उनकी एक वैल्यू है दुनिया में रहने की। ऐसा नहीं कि पूरी दुनिया पे ह्यूमंस का ही हक है, ये हम कोशिश करते हैं। और ये फंडामेंटल चेंज लाते हैं सोसाइटी और इंस्टीट्यूशंस किस तरह सोचती हैं उसके अंदर। तो उसमें तीन इकोलॉजी होती है, डीप इकोलॉजी, सोशल इकोलॉजी और इको फेमिनिज्म। वो क्या होती है हम अभी देखते हैं। तो पहली होती है डीप इकोलॉजी। इसमें हम जो अर्लियर एंथ्रोपोसेंट्रिक सिस्टम होती है उसको रिजेक्ट करते हैं और ये कहते हैं कि जो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स है इकोसिस्टम की, उन सब की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। जो ह्यूमन बींग्स है उनकी जो जरूरत की चीज है, जो वाइटल नीड्स है, उसके अलावा उनका कोई राइट नहीं है इन्वायरमेंट के ऊपर। जो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियली ग्रो हो रही है, इतनी नहीं होनी चाहिए कि इन्वायरमेंट इज नॉट मेंट टू सपोर्ट मोर देन इट्स कैपेसिटी। वो उतना ही कर सकता है सपोर्ट जितनी उसकी कैपेसिटी है। इसके लिए पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की जरूरत है। और जो ह्यूमन इंटरवेंशन है नेचर में और रिसोर्सेज का बहुत ज्यादा एक्सेसिव हो रहा है, इस बात को रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है। हमें डिस्टिंग्विश करना है बिटवीन क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को हमें छोड़ देना है और जितना जिंदा रहने की जरूरत है उतना एक्सप्लॉइटेशन करना है। इस पूरे सोचने की जो तरीका है इसे हम कहते हैं इकोलॉजिकल फिलोसफी। यहाँ पे हम ह्यूमन कॉन्शियसनेस को एक्सटेंड करते हैं टू इकोलॉजिकल वैल्यूज। दूसरी चीज इकोलॉजी का तरीका होता है सोशल इकोलॉजी। इसमें क्या कहा जाता है कि जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं वो डायरेक्टली रिलेटेड होती है विद सोशल प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक्स इंक्लूडेड। मतलब हम जो ह्यूमंस हैं हम डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। पूरी सोसाइटी मास्टर और सर्वेंट के सिस्टम पे चलती है। हम सोचते हैं कि जो इन्वायरमेंट है ये हमारे लिए है, ये मेरे अधीन है, मैं इसे यूज कर सकता हूँ, एक्सप्लॉइट कर सकता हूँ। जो फ्री मार्केट सिस्टम है उसने ह्यूमन बींग्स और नेचर को कम्युनिटीज बना दिया है, जिसमें एक दूसरे पर अपना कंट्रोल एक्सरसाइज करता है। तो हमें कोशिश करनी है कि किसी दूसरी स्पीशीज को डोमिनेट नहीं करना है, एक म्यूचुअल बेनिफिट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट की रिलेशनशिप को, म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस के रिलेशनशिप को हमें प्रमोट करना है। फिर आता है इकोफेमिनिज्म। ये सोशल इकोलॉजी को ही ट्रांसलेट करता है इनटू एन एक्चुअल प्रिंसिपल। यहाँ पे क्या होता है कि जो सोशल डोमिनेंस है, जिसमें मैस्कुलिन फेमिनिन को डोमिनेट करता है। फेमिनिन में इमोशंस होते हैं, अफेक्शन होता है, कंपैशन होता है, और मैस्कुलिन जो है डोमिनेट करता है, दूसरे को सब्जुगेट करता है, अपना हक किसी तरीके से पूरा करता है। तो इकोफेमिनिज्म इसको चैलेंज करता है और कहता है कि जो मैन और नेचर है इसका जो डिफरेंस है उसको कोइंसाइड कर दिया और हार्मनी बनाई जाए, सभी ऑर्गेनिजम्स को इक्वल माना जाए और हमारी वजह से किसी और को नुकसान ना हो, किसी और वजह से हमें नुकसान ना हो, सभी लोग एक तरीके से, सभी लोग एक साथ कोएग्जिस्ट कर सके। ये करने के लिए ये तब तक नहीं हो पाएगा जब तक ज्यादातर लोग इसके लिए इंसेंसिटिव रहेंगे, उसे समझ नहीं आएगा कि करना क्यों जरूरी है। इसके लिए उनको समझाना और इन्फॉर्म करते रहना ये बहुत जरूरी है। उसे कहते हैं इकोफेमिनिज्म। फिर एनवायरमेंटल चैलेंजेस जो हो रहे हैं वो एक तरह से बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तरह भी काम कर रहे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक स्पीच दी थी 2009 में थॉमस फ्रेडमैन ने, जो कि न्यूयॉर्क के एक रिपोर्टर थे, न्यूयॉर्क टाइम्स के एक रिपोर्टर थे। तो उसमें उन्होंने जो चीजें कही थी वो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मॉडल है, जिसकी वजह से अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी बन रही है। कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज है वो? तू भूल गई? सुन इतना बेटे बात सुन। सो कंटिन्यू करते हैं। इन्वायरमेंटल चैलेंजेस जो हम फेस कर रहे हैं ये एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तरह भी एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी बन गए। किस तरह से बन गए? क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में एक स्पीच हुई थी 2009 में। तो 2009 क्यों बताना जरूरी है? क्योंकि इसका कॉन्टेक्स्ट समझिए। 2009 में ये चीज देखी गई कि हमें 2009 में एक यूएन में स्पीच दी गई बाय न्यूयॉर्क टाइम्स का एक राइटर जिनका नाम है थॉमस फ्राइडमैन। उन्होंने स्पीच दी थी। किसने स्पीच दी थी वो जरूरी नहीं है, स्पीच का सब्सटेंस जरूरी है। स्पीच के सब्सटेंस में उन्होंने ये कहा कि आज की तारीख में क्योंकि हमारा डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, एक्सेसिव कार्बन हो रहा है, एनर्जी पॉवर्टी हम फेस कर रहे हैं, इसके लिए हमें एक और रेड रेवोल्यूशन की जरूरत नहीं है, कोई ब्लडी रेवोल्यूशन की जरूरत नहीं है, जो अमेरिकन वे ऑफ लाइफ है जिसमें नेचर को माइंडलेसली एक्सप्लॉइट करा जाता है।
उसकी जरूरत नहीं, हमें जरूरत है ग्रीन रेवोल्यूशन की, जिसमें हम हमारे ग्लोबल फ्यूचर को फ्यूल कर सके। क्यों? क्योंकि जिस वक्त ये स्पीच दी गई थी 2010 में, तब ऑलरेडी 6.5 बिलियन लोग थे दुनिया में, और 2050 तक करीब करीब 3 बिलियन लोग और आ जाएंगे। मतलब मोर और लेस 10 बिलियन की पॉपुलेशन हो जाएगी पूरी अर्थ की। तो उस पॉपुलेशन को सस्टेन करने के लिए हमें इस तरह की वे ऑफ लाइफ को इनहेरिट करना पड़ेगा, जिससे हम इन्वायरमेंट के साथ रह सके, इन्वायरमेंट में रह सके। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी रिसोर्सेज बहुत जल्दी डिप्लीट हो जाएंगी, और बहुत पूरा कोलैप्स हो जाएगा हमारा इकोसिस्टम जो हमने बना के रखा है। ये क्यों हुआ है? तो इसके रीजन जो है वो कई सारे हैं। दो रीजन मेन है। पहला है कि जो इंडस्ट्रियल वर्ल्ड है उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है, जो उसने डैमेज करा है इन्वायरमेंट को, नेचुरल रिसोर्सेज को, उसको टेक्नोलॉजीज को यूज करके उसने रिप्लेनिश नहीं करा है। दूसरी चीज, गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसीज फॉर्म नहीं करी है जिससे इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो वेल्थ का और इनइक्वालिटी को कम करा जाए, एथिकली सोसाइटी और इन्वायरमेंट का पर्पस पूरा करा जाए, ऐसा नहीं करा है। इसके लिए जो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना पड़ेगा बिजनेस को अभी, और उसके अगर वो ऐसा करेंगे तो उसके फायदे क्या करेंगे वो देखते हैं। तो देखो, चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज कैसे हैं, चार चीजें हम देखेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी कैसे बनती है, कैसे नेचर ऑफ कंपटीशन चेंज हो रहा है इमर्जिंग इकोनॉमीज में, जो नई अपॉर्चुनिटीज है उसका प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कैसा है और उससे बिजनेस फायदा कैसे हो सकता है, और किस तरह से प्रॉफिट को और बढ़ाया जा सकता है और रिस्क और कम करा जा सकता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट करके। तो पहली चीज देखते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक अच्छी कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी बन सकती है कैसे। जो कॉर्पोरेशन है वो अगर रिसोर्सेज को सस्टेनेबली यूज करेंगे, एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज करके, और तो उन्हें भी बहुत फायदा होगा, क्योंकि कस्टमर ये डिमांड करते हैं। कस्टमर चाहते हैं कि आप ऐसे प्रोडक्ट्स लाइए जो कि पॉल्यूशन फ्री हो, जो हमारी और जो और इंडस्ट्रीज हैं वो अपनी तरीके बदल दें और क्लीन टेक्नोलॉजीज को यूज करें। एग्जांपल, जो एनर्जी की नीड है उसमें लोग चाहते हैं कोयल ऑयल वगैरह को हटाकर सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी को यूज करके आप हमें कार और बाइक प्रोवाइड करिए, जो ई रिक्शाज, ई बाइक्स आज की तारीख में आ रही है। तो ये कैसे कैसे हो सकता है? हम रिसाइकलिंग को यूज करिए, रिसोर्स मैनेजमेंट करिए रिसाइकलिंग को यूज करके। कैसे? एग्जांपल समझते हैं। एक स्टीव मॉरिस था जो कि ओनर है इंकजेट कार्ट्रिज का। कार्ट्रिज क्या होती है? जो प्रिंटर के अंदर रहती है, जिसमें इंक का कलर रहता है, वो उसके अंदर रहता है। तो उसने क्या करा, सस्टेनेबल मैनेजमेंट उसको अपने बिजनेस में डालना था। तो उसने कैसे करा कि वो यूजर्स के पास गया, उसने बोला जो आपकी यूज कार्ट्रिज है वो आप मुझे दे दीजिए बिना किसी पैसे के। उन्होंने खुशी खुशी दे दी कि भाई यूज हमारे किसी काम की नहीं है। फिर उसने उसको रिसाइकल करा और मैन्युफैक्चर करे टोनर और इंकजेट, जो कि कंप्लीटली इको फ्रेंडली थे। तो उसने अपनी पूरी मैन्युफैक्चरिंग में सस्टेनेबल डेवलपमेंट डाल दिया। उसके बाद एक और एग्जांपल है, ऑस्ट्रेलिया में कंपनी है जिसका नाम है क्लोज द लूप। ये उस टाइम पे ऐसी कंपनी थी जिसका जीरो वेस्ट कंपनी थी। जितना भी इसका वेस्ट निकलता था पूरा उसको रिसाइकल करके वापस बिजनेस में लगा देता था। तो इससे उसको एडवांटेज मिलता था, क्योंकि उसकी जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है वो कम हो जाती थी। जो वेस्ट निकला उसको बिजनेस में उसने एज अ मींस ऑफ प्रोडक्शन डाल दिया, तो उसकी कॉस्ट कम हो गई। तो जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है ये बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन हम देख रहे हैं कि थ्योरी ऑफ चीप इनपुट को यूज कर रही है। मतलब जो रॉ मटेरियल, लेबर और कैपिटल है उसकी कॉस्ट को कम करने की कोशिश कर रही है। अगर आपका टोटल सेल्स उतना ही है और आपकी जो कॉस्ट है वो आप थोड़ी और कम कर देते हो, तो जो डिफरेंस है आपका प्रॉफिट और बढ़ जाता है। ये हम देख रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट कम करने की कोशिश लगातार कर रही है, कि वो अपने ज्यादातर एम्प्लॉइज को बाहर निकाल रही है ताकि कॉस्ट कम हो। अपनी जो फंक्शन है उसको आउटसोर्स कर दे रही है किसी और को। तो वो ऑलरेडी चाह रही है अपने प्रॉफिट को कम करना, अपने कॉस्ट को कम करना। उसके लिए आप इस तरह की रिसाइकिंग को भी यूज कर सकते हो। तो कॉर्पोरेशन बेनिफिट करेंगी अगर वो चार स्ट्रेटजीज को फॉलो करेंगी। कौन सी चार स्ट्रेटजीज? कि वो नई टेक्नोलॉजी बनाएं जिससे अपने नए प्रोडक्ट्स को डिजाइन करें और उसका एडवांटेज लें, कस्टमर को जो चाहिए उस पर फोकस करें, इनोवेट करें ताकि नया मार्केट शेयर आप ले सको, इंक्रीज कर सको अपना मार्केट शेयर, और कमिट करें बेस्ट प्रैक्टिसेस और इंप्रूवमेंट पे। सिर्फ जो स्टेट ने बोला कि आपको ये करना पड़ेगा वो ना करें, उसके भी आगे जाके बेस्ट प्रैक्टिसेस निकालेंगे क्या करने से और फायदा होगा, और उसको इंप्लीमेंट करें। तो जो बिजनेस एथिक्स या कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, इसमें अगर सस्टेनेबिलिटी को आप डाल दोगे तो क्या होगा, एथिकल और इंटेलिजेंट यूज होगा रिसोर्सेज का। और कंपनीज ऐसा क्यों करेंगी? क्योंकि कस्टमर उनसे डिमांड करता है। अगर वो इस चीज को पूरा करेंगे तो कस्टमर बेस बढ़ जाएगा, कस्टमर की लॉयल्टी भी उस कंपनी की तरफ बढ़ जाएगी। तो इमर्जिंग इकोनॉमीज के एडवांटेजेस क्या होते हैं ये भी हम देखते हैं। तो अगली चीज आ गई कि शिफ्टिंग नेचर ऑफ कंपटीशन इन इमर्जिंग इकोनॉमीज। पहले क्या होता था कि जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी थी, सारे प्रोसेसेस थे वो वेस्टर्न या डेवलप्ड इकोनॉमीज लेड होते थे, वेस्ट डोमिनेटेड या यूएस लेड रहते थे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका उसे लीड करता था। जो उसे चाहिए रहता था उसके हिसाब से वो चीजें करता था। लेकिन आज की तारीख में सारा प्रोडक्शन, सारा डिस्ट्रीब्यूशन, सारा सप्लाई चेन जो है वो इमर्जिंग कंट्रीज में आ चुका है। वो सारी चीजों को प्रोड्यूस कर रहे हैं। हो सकता है कि डेवलप कंट्रीज से ऑर्डर आ रहे हैं, लेकिन असल में प्रोडक्शन तो इमर्जिंग कंट्रीज में हो रहा है, जैसे कि इंडिया हो गया, चाइना हो गया, वियतनाम हो गया। तो आज की तारीख में कहा जाता है इट इज एन एशियन सेंचुरी, और एशियन लेड सेंचुरी आ गई है। तो पहले जो दुनिया थी वो यूनिपोलर थी, सारी चीजें डेवलप्ड वर्ल्ड के हिसाब से होती थी। लेकिन आज की तारीख में इमर्जिंग इकोनॉमीज में वो ह्यूज कंपटीशन प्रोवाइड कर रही है, नई नई टेक्नोलॉजीज लेकर आ रही है और नए नए तरीके लेकर आ रही है डिस्पाइट द चैलेंजेस। बहुत सारे ड्राइवर्स होते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के इमर्जिंग इकोनॉमीज के अंदर। तो इमर्जिंग इकोनॉमीज में क्या क्या देखते हैं, जैसे एग्जांपल देखते हैं, ब्राजील में पर्सनल हाइजीन को बहुत ज्यादा की इंडस्ट्री बनी। तो यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट एक था, उसने नेचुरल पर्सन हाइजीन प्रोडक्ट्स बनाए और उसको यूज करा। और वो जो कंपनी थी उसने अपने प्रॉफिट को डाला इन्वायरमेंटल रिस्टोरेशन में। तो ब्राजील में बहुत सारे जंगल वगैरह हैं, तो उससे सबका फायदा हुआ, प्रोडक्ट भी अच्छे बने और फॉरेस्ट का भी फायदा हुआ। फिर बांग्लादेश, इंडिया में क्या हुआ, माइक्रो क्रेडिट का कॉन्सेप्ट आया, माइक्रो कॉन्सेप्ट की इंडस्ट्री बनी। इसमें क्या होता है कि बहुत छोटा अमाउंट ऑफ कैपिटल, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए तक, 10,000, 20,000 रुपए तक का क्रेडिट दिया गया, लोन दिया गया, ज्यादातर विमेन को, जो कि अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाती है। इससे क्या हुआ कि उनका रिपेमेंट भी अच्छा मिल सका, और बहुत सारे जो पुअर लोग हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन से थोड़ा ऊपर आ गए, एकदम एक्सट्रीम पॉवर्टी से ऊपर आ गए। फिर इंडिया में वायरलेस इंटरनेट एक्सेस हुआ, मतलब वाईफाई आ गया। मिडास कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड ने चेन्नई में अपना
ऑफिस खोला, उसकी वजह से जो कॉस्ट वायरिंग का जो कॉस्टिंग थी और जो एसेसरीज कॉस्टिंग थी वो कम हो गई और पूरे इंडिया में मॉडर्न फैल गए। तो इस तरह के जो इमर्जिंग इकोनॉमीज है, इंडिया में पेपैल है, इंडिया में ई बैंकिंग है, इंडिया में यूपीआई है, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी उतनी अच्छी तरह से नहीं है। तो ये जो डेवलपिंग इमर्जिंग इकोनॉमीज है, इसमें ये बहुत कॉम्पिटिशन प्रोवाइड कर रही है किसको, जो डेवलप्ड इकोनॉमीज है उसमें। तो इसमें नई चीज हो सकती है। अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जो बिजनेसेस हैं उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है इस तरह का डेवलपमेंट करने की। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो सिविल सोसाइटी क्या होती है, जो पढ़े लिखे लोग रहते हैं किसी भी कंट्री के अंदर, उसे हम कहते हैं सिविल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी क्या कर रही है? मैटर्स को अपने हाथ में ले रही है और डिमांड कर रही है कि आप बिजनेसेस ऐसे करिए जो पीपल सेंट्रिक हो और ऐसी ऐसी चीजें करिए जो कि कस्टमर्स को सूट करें, ऐसे प्रोडक्ट्स लेकर आइए। तो ड्राइवर्स हमने देखा था क्या होते हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ड्राइवर्स कौन कौन से होते हैं इमर्जिंग कंट्रीज में, जैसे इंडिया, चाइना। क्या 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 होंगे कि यहाँ पे बिजनेस और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। तो उससे क्या होता है डेवलपमेंट के, प्रोडक्टिविटी अच्छी होती है, प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन होता है, क्वालिटी मैनेजमेंट पे फोकस करा जाता है, एथिकली रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट होती है, जो चीज एथिकली सही है वहां पे पैसा लगाया जाता है, फिर रिस्क रिडक्शन होता है। पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन है डेवलप्ड कंट्रीज में वो कम हो गई है और इमर्जिंग कंट्रीज में बढ़ गई है, तो उससे माइग्रेशन होता है, अर्बनाइजेशन होता है। टेक्नोलॉजी, क्लीन टेक्नोलॉजी ज्यादा यूज करी जा रही है, इनइक्वालिटी कम करी जा रही है, ट्रेड बैरियर्स को हटाया जा रहा है। फिर नई अपॉर्चुनिटीज कौन सी रहती है? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में। तो हमें समझना पड़ेगा ग्रीन मार्केटिंग क्या होती है। ग्रीन मार्केटिंग क्या होती है कि हम प्रोडक्ट ऐसे बनाते हैं जिसमें कॉस्ट सेविंग होती है, जो कस्टमर के अवेयरनेस और प्रेफरेंस के हिसाब से रहता है, लेकिन उसमें सस्टेनेबल चीजें होती हैं, उसका रिसोर्स कंजर्वेशन होता है और उसकी वजह से इन्वायरमेंट अच्छी होती है, वो होती है ग्रीन मार्केटिंग। हम वो चीज लोगों को बताते हैं और इस तरह से मार्केट करते हैं। तो ये होती है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, जो बाकी प्रोडक्ट से अलग है। एग्जाम्पल क्या हुआ कि पतंजलि ने पहले दंतांति बनाया था, उसने बोला उसके अंदर हर्ब्स से जड़ी बूटी है उसके अंदर। फिर मामा आया, उसने बोला कि आप हमारा शैम्पू खरीदोगे तो हम एक प्लांट लगाएंगे, आपके नाम पे एक प्लांट लगाएंगे, जितने आप हमारे प्रोडक्ट खरीदोगे उतने ज्यादा पेड़ पौधे लगते जाएंगे। तो लोगों को बहुत अच्छा लगा। तो ये जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ये आपको कंप्यूटर से एक एज दे देता है। तो ये जो सस्टेनेबिलिटी का प्रिंसिपल है, ये अगर आपके प्रोडक्ट में आप डाल दोगे तो आप कंपटीशन से आगे हो जाओगे। और जो कस्टमर्स हैं वो ऑलरेडी चाहते हैं कि एग्जांपल जो एनर्जी की नीड है, वो चाहते हैं कि जो ऐसा फ्यूल है जो कि एनवायरमेंट को हार्म करता है, कोल वगैरह का नहीं यूज करके आप सोलर विंड हाइड्रोजन को यूज करिए। तो जो डिफरेंशिएशन है ये काय पे बेस्ड रहता है, ऐसा प्रोडक्ट आप बनाइए जिससे टॉक्सिन्स मटेरियल्स का एमिशन ना हो, जिसका जो मेजरमेंट है, मेजरमेंट ऑफ प्रोस्पेरिटी बाय लेस एक्टिविटी, और ऐसा प्रोडक्ट आप यूज करिए जिसके यूज से एनवायरमेंट डैमेज कम से कम हो। आप जो रेगुलेशन में लेवल बताया गया है उसके ऊपर जाके अपने नए लेवल सेट करिए, मतलब जितना कम से कम होता है उतना नहीं, और ज्यादा अच्छा करने की कोशिश करिए। मामा को किसी ने बोला नहीं था कि एक शैम्पू पे आपको एक प्रोडक्ट एक प्लांट लगाना है, उन्होंने खुद से लगाया उसके रेगुलेशन के बियॉन्ड जाके। फिर आपको वेस्ट का अमाउंट कम करना है और कोई वेस्टेज नहीं करना है, 100% रिसाइकलिंग की कोशिश करनी है। इसको समझने की कोशिश करेंगे फूड चेन से। अगर एक पौधा होता है उसको कोई इंसेक्ट खा लेता है और फिर वो इंसेक्ट मर जाता है, सॉइल में मिल जाता है और फिर से वो प्लांट बन जाता है, तो पूरी साइकिल चलती रहती है, किसी का नुकसान नहीं होता है, विद टाइम ही चलती रहती है। तो ह्यूमंस को भी ऐसा करने की कोशिश करनी है कि जो उनका वेस्ट है, जो उनका प्रोसेस है, उसको इको एफिशिएंट बनाना है। जो चीजें हम इस्तेमाल करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, कंज्यूम करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो इसमें हमें हमारे वेस्ट को रॉ मटेरियल में कन्वर्ट कर देना है प्रोडक्शन के, जिससे हम उसे रिसाइकल कर सकें और ये पूरी साइकिल चलती रहेगी, किसी को दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, वेजिटेशन में और प्रोडक्शन में, सारी चीजों में। अगली चीज आती है कि हमें जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसके लिए हम प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं और इसको कम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इसके लिए हम पोर्टर के 5 फोर्सेस को देखेंगे, जो कि हम पहले देख चुके हैं कि हमें जो एक्जिस्टिंग कस्टमर से आगे रहना है, प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन करके, थ्रेट्स टू न्यू एंट्रेंट्स करना है। अगर हम हमारी कॉम्पिटेंसी बना लेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, सब्स्टिट्यूटेबल प्रोडक्ट्स नहीं बना पाएंगे कि हम और अच्छी चीजें बनाते रहेंगे। बायर्स की बार्गेनिंग पावर, कस्टमर की बार्गेनिंग पावर को हमें समझना पड़ेगा। तो अगर हम सस्टेनेबिलिटी के प्रिंसिपल्स को लगा देंगे तो हमारा सर्वाइवल भी अच्छा हो जाएगा और एक्सीलेंस भी अच्छा हो जाएगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम आती है कि अगर मैं अलग सिर्फ मैं कर रहा हूं तो फिर तो कस्टमर्स मुझसे अट्रैक्ट होंगे, लेकिन अगर सभी लोग ऐसा करने लगे तो क्या होगा? क्या मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा? तो ऐसा इसका आंसर ये है कि ये सिनेरियो ऑलरेडी हो रहा है। ज्यादातर जो कंपटीशन है, ज्यादातर जो सेलर्स हैं, वो सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स को इंक्रीजिंगली अडॉप्ट कर रहे हैं। और जो पहले की विशियस साइकिल है कि आप रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करो, फिर प्रोडक्शन करो, फिर वेस्ट को किसी जगह पे डाल दो जिससे एनवायरमेंट खराब हो, उसको तोड़ के लोग रिसाइकलिंग की तरफ ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस ऑलरेडी जा रही हैं। तो जो ओल्ड पैटर्न है कंपटीशन का वो ब्रेक हो रहा है, जिसमें एग्रेसिव जो ओल्ड नेगेटिव या असर्टिव कंपटीशन था, एग्रेसिव कंपटीशन था, उसको हटा के सस्टेनेबल सोशल बिहेवियर की तरफ ऑर्गेनाइजेशन बढ़ रही है। बिजनेस सक्सीड तभी करेगा अगर वो एक अच्छी सोशल इंस्टीट्यूशन बनेगा, अगर वो रेगुलेटेड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर जाके और अच्छी चीजें करने की कोशिश करेगा। मतलब अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल होना है तो उसे एक अच्छा बिजनेस बनना पड़ेगा, एक अच्छी कंपनी बनना पड़ेगा जो सोसाइटी के लिए अच्छा करेगा, तभी वो एक अच्छा बिजनेस बन पाएगा। ये चीज जब होगी तो ये चेंज हो रहा है सोसाइटी के अंदर बिकॉज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अभी इस समय गवर्नमेंट का रोल क्या होता है? तो गवर्नमेंट का मतलब ये नहीं है किसी एक पार्टी या किसी दूसरी पार्टी। गवर्नमेंट का मतलब होता है जो हमारा पार्लियामेंट, जो उसने रूल्स बनाया और उसको विद इन टाइम 1 साल 2 साल 20 साल में किस तरह से इंप्लीमेंट करा। अभी तक हमने ये देखा है कि जो रोल है गवर्नमेंट का वो डिससैटिस्फैक्टरी रहा है। गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसीज और पॉलिसीज का ऐसा इंप्लीमेंटेशन नहीं करा है जिससे कि इनकम इनइक्वालिटी कम नहीं हुई है, बढ़ी ही है। और इन्वायरमेंटल डैमेजेस डिजास्टर्स विद टाइम बढ़े ही बढ़े हैं। तो 2003 में वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें गवर्नमेंट की रिस्पांसिबिलिटी बताई गई थी कि आपको इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है। इसीलिए 1970s में आर्टिकल 48A इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया था बाय द 42nd अमेंडमेंट, जिसमें बताया गया था स्टेट की रिस्पांसिबिलिटी बनाई गई थी कि फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना है। इसमें क्या कहा गया था? The state shall endeavor to protect and improve the environment and to safeguard the forest and wildlife of the country in 1970s। तो स्टेट को रिस्पांसिबल बना दिया कि फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए ये रिस्पांसिबिलिटी बना दी गई। तो स्टेट को रिस्पांसिबल बना दिया गया फॉर एंश्योरिंग कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड रहती है। यूएन की एक इस रिपोर्ट से हमें पता चला कि करीब करीब 10 से 20 साल ही हमारे पास, अगर सारे स्टेक होल्डर्स एक साथ आके काम करेंगे तो हम इस प्लेनेट को बचा पाएंगे, वरना प्लेनेट को बचाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो गवर्नमेंट का रोल क्या क्या है? गवर्नमेंट का टू फोल्ड रोल है। एक तो जो लीगल फ्रेमवर्क टाइम टू टाइम लॉज बनाते रहती है वो, और दूसरा एक कॉन्स्टिट्यूटेड कन्फाइंड
इन्वायरमेंटल पॉलिसी बना दे जो पूरे देश में अप्लाई करे। तो लॉस कैसे होते हैं, लीगल फ्रेमवर्क हमने एक एग्जांपल देखा कि आर्टिकल 48 आया 42nd अमेंडमेंट के थ्रू, जिसमें स्टेट की पॉलिसी बता दी गई। फिर उसमें और अलग अलग लॉज बनाती है गवर्नमेंट, जिसमें सिटीजन की ड्यूटी डिफाइन करती है कि किस तरह नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करना है, किस तरीके से इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन करना है। तो क्या क्या एक्ट आए, सबसे पहली बात हुई 42nd अमेंडमेंट जो हमने देखा, स्टेट की रिस्पांसिबिलिटी। फिर इंडियन फॉरेस्ट एक्ट आया 1927 में, ब्रिटिशर्स के टाइम पे। फैक्ट्रीज एक्ट आया 1948 के टाइम में, जिसमें बोला गया कि जो इंडस्ट्री से हजार्डियस वेस्ट निकल रहा है उसको आपको रेगुलेट करना है और मैनेजर रिस्पांसिबल रहेगा अगर उसकी वजह से कोई खराब चीज होती है तो। फिर उसके बाद आया 1962 में एटॉमिक एनर्जी एक्ट, जिसमें बोला कि रेडिएशन नहीं निकलनी चाहिए, उसको सही से उसका डोम बनना चाहिए, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर एम्पावर करा गया। फिर इंसेक्टिसाइड एक्ट, मतलब जो प्लांट्स के अंदर आप इंसेक्टिसाइड डालते हैं उनको ग्रो करने के लिए आर्टिफिशियली। तो बहुत सारी फूड पॉइजनिंग हो रही थी केरल और तमिलनाडु के अंदर, और सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर, फूड स्टफ के अंदर बहुत सारी मिलावट हो रही थी, बॉटल वाटर के अंदर भी। तो उसको रेगुलेट करने के लिए इसको लाया गया था। फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया 1972 में, इसमें अलग अलग पार्क्स और सेंचुरीज बनी गई एंडेंजर्ड स्पीशीज को बचाने के लिए और उनको वहां पर रखने के लिए। फिर वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 लाया गया, पानी को बचाने के लिए और प्रिवेंट करने के लिए पेनल्टी इंपोज करेगी जो इसे नहीं करेगा। फिर यही एक्ट का सेस एक्ट लाया गया 1977 में, इस पूरे काम को करने के लिए इंडस्ट्रीज को सेस पे करना पड़ेगा स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को। फिर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आया, इसमें जो रैपिड पेड़ कट रहे थे, लगातार पेड़ कट रहे थे, उसके लिए सेंट्रल परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर आपको पेड़ काटना है उसके पहले उसके बिना आप नहीं काट सकते, ये एक्ट लाया गया। फिर एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 में लाया गया। इसका क्या मतलब था, जो इंटरनेशनल बॉडीज ने रेगुलेशन बनाई थी यूएन वगैरह ने, उसके साथ आपको अलाइन करने के लिए, इंडिया को अलाइन करने के लिए इस एक्ट को लाया गया था। फिर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ये क्यों आया था, बिकॉज ऑफ द भोपाल गैस ट्रेजेडी। उसके बाद ये एक्ट लाया गया था ताकि कॉम्प्रिहेंसिव एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इंस्ट्रूमेंट बनाया जा सके, डिफाइन करा जा सके कि वाटर क्या है, एयर क्या है, फॉरेस्ट क्या है, एनिमल्स क्या है, ऑर्गेनिजम्स क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है, उनको किस तरह से प्रोटेक्ट करना है, उसका सब्सटेंस क्या है। उसके बाद फिर और बताया गया कि हजार्डियस सब्सटेंसेस कौन से रहते हैं, उसको आपको अवॉइड किस तरह से करना है, उसका रेगुलेशन कैसे रहेगा, आप रेगुलेशन को फॉलो नहीं करोगे तो पेनल्टी क्या और कितनी लगेगी आपके ऊपर, ठीक है। ये होते हैं अलग अलग टाइम से जो लॉज लाए गए। उसके बाद गवर्नमेंट क्या लाती है, इन्वायरमेंटल पॉलिसी लाती है और उसको मेंटेन करती है इंडिया के अंदर। इंडिया में एक नेशनल इन्वायरमेंटल पॉलिसी 2004 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट ने ड्राफ्ट बनाया था, जो कि एनफोर्स भी हो गई थी। तो क्या ये एनफोर्स है, बिल्कुल एनफोर्स है, लेकिन इसमें अथॉरिटी नहीं, बाइंडिंग रेगुलेशन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे पास और भी चीजों पर हमें फोकस करना है, जैसे कि पॉवर्टी हटाना है, डेवलपमेंट करना है, इसके लिए ये एक बाइंडिंग रेगुलेशन नहीं है। लेकिन जो फेडरल एजेंसीज हैं वो प्रोसीजर फॉलो करती हैं और ये इनेक्टेड एनफोर्स पावर है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि कंजर्व करा जा सके नेचुरल रिसोर्सेज को, जो गरीब लोग हैं उनके लाइवलीहुड की सिक्योरिटी करी जा सके, एनवायरमेंटल कंसर्न को इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के साथ मिलाया जा सके, एनवायरमेंटल रिसोर्सेज का जो यूज करने का तरीका उसको एफिशिएंट बनाया जा सके और एनवायरमेंटल गवर्नेंस को प्रमोट करा जा सके। जो हमारे रिसोर्सेज हैं, जैसे कि फाइनेंस है, टेक्नोलॉजी है, हमारी स्किल्स है, हमारा नॉलेज है, इसको और कैपिटल, जो सोशल कैपिटल है, उसको हमें एनहांस करना है, जिससे कि हम एनवायरमेंटल कंजर्वेशन कर सकें। देखो, हमारे दो ऑब्जेक्टिव हैं। पहला क्या है कि हमें एनवायरमेंट को बचाना है ताकि हम स्टे कर सकें, हम जिंदा रह सकें। और दूसरा कि जो हमारी पॉवर्टी है, जो हमारे गरीब लोग हैं और भुखमरी जैसी जो चीजें हैं, उन सबको हमें कम करना है। तो उसको कम करने के दो तरीके हैं। पहला हुआ कि हमें सोशल जस्टिस इंश्योर करना है गवर्नमेंट की पावर के थ्रू, और दूसरा है कि जो पॉल्यूशन कर रहा है, जो एनवायरमेंट को खराब कर रहा है, उससे हमें पैसे लेने। वी हैव टू मेक द पॉल्यूटर पे। अगर वो ऐसा करेगा तो इवेंचुअली वो पॉल्यूशन करना बंद कर देगा, और अगर जस्टिस रहेगा, रूल ऑफ लॉ रहेगा, तो पॉवर्टी भी कम होती जाएगी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी होता जाएगा, ठीक है। तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा, इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि आज की तारीख में जरूरत है एनवायरमेंटल एथिक्स की बिजनेस के अंदर, और स्टीवर्डशिप की जरूरत है किसी भी बिजनेस के अंदर। उसके बाद ये आंसर नहीं है कि हम किसी भी तरीके से जीरो डिफॉरेस्टेशन कर दे, जीरो इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दे। एक बैलेंस बनाने की जरूरत है, कितनी इंडस्ट्री रहेगी, कितने लोग कहां पर रहेंगे और कितना फॉरेस्ट रहेगा, एक बैलेंस बनाने की जरूरत है। लेकिन अब एक चॉइस नहीं रहेगी, ये मैंडेट हमें अभी करना पड़ेगा, हम इसे और पोस्टपोन नहीं कर सकते। एनवायरमेंटल पॉलिसी में क्या होती है, दो चीजें होती है। हम मोरल स्टैंड में पहले सिर्फ ह्यूमन सेंट्रिक होता था, अब इसमें एनिमल, लिविंग ऑर्गेनिजम्स और एक होलिस्टिक एंटिटी को भी हम हमारे मोरल स्टैंड के अंदर लेकर आ रहे हैं। फिर रेडिकल इकोलॉजी, जिसमें हमने देखा डीप इकोलॉजी क्या होती है। फिर डीप इकोलॉजी से सोशल नहीं, सारे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए देखते हैं। फिर सोशल इकोलॉजी में हमने देखा कि अगर सोसाइटी में डोमिनेंस है तो हम एनवायरमेंट को भी डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, तो उसे ठीक करने की जरूरत है। फिर हमने देखा इको फेमिनिज्म क्या होता है, कि सभी लोग की इक्वल वैल्यू है, सभी की वैल्यू है, सबको रिस्पेक्ट देने की जरूरत है। उसके बाद हमने देखा, तो ये सारी हमने चीजें देखी, रेडिकल इकोनॉमी। उसके बाद जो एनवायरमेंटल चैलेंजेस है वो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज किस तरह बन रही है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की वजह से हम देख रहे हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी बन गई है। यहाँ पर जो नेचर ऑफ कंपटीशन है वो शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम डेवलप्ड टू डेवलपिंग कंट्रीज। जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन अगर आप करते हो तो वो आपके लिए एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की तरह एक्ट करता है, और अगर आप इसको सही तरीके से यूज करोगे तो आपके प्रॉफिट बढ़ जाएंगे और आपकी रिस्क कम हो जाएगी। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे करोगे, आप रिसाइकलिंग कर सकते हो, और रिसाइकलिंग को कस्टमर्स भी चाहते हैं कि आप रिसाइकल करो, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये फायदेमंद होगा। जो नेचर ऑफ कंपटीशन इन इमर्जिंग इकोनॉमीज, वहां पे क्या हो रहा है, जो पहले वेस्टर्न डोमिनेटेड वर्ल्ड था उसकी जगह इमर्जिंग इकोनॉमीज आ रही है, जिसमें नई टेक्नोलॉजी को यूज करा जाएगा, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करा जा सकता है। उसमें बहुत सारे ड्राइवर्स होते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, जो कि अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं और ग्रो करने के बिजनेस को। अगर आप प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर दोगे तो आपको और ज्यादा प्रॉफिट होगा। अगर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट करोगे तो आपके प्रॉफिट बढ़ते जाएंगे और आपकी रिस्क भी धीरे धीरे करके कम होती जाएगी। फिर हमने देखा गवर्नमेंट का क्या रोल रहता है। हमने देखा आर्टिकल 48 है, जिसमें स्टेट की रिस्पांसिबिलिटी बना दी गई वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट को बचाने के लिए। उसके बाद गवर्नमेंट के दो रोल होते हैं। तो इंडिया का लीगल फ्रेमवर्क कैसा है, जिससे एनवायरमेंट को बचाने की टाइम टू टाइम लॉज बनाए जाते हैं, जिससे कस्टमर पर ड्यूटी डाली, जो कंज्यूमर्स होते हैं, जो सिटीजंस होते हैं, उस पर ड्यूटी डाली जाती है। और एनवायरमेंटल पॉलिसी किस तरह गवर्नमेंट ने बनाई है 2004 में, उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है वो हमने देखा। अगर ये सारी चीजें हम करेंगे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा, बिजनेस को भी फायदा होगा, पॉवर्टी भी कम होगी और एनवायरमेंट को भी हम सेफगार्ड कर पाएंगे। दिस वाज द चैप्टर। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।